अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे पर एहतजाज होगा। इस मरतबा वर्कर्स सरों पर कफन बांध कर घरों से निकलेंगे। बानी PTI की कॉल पर एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ अपने लीडर की रिहाई के लिए पेशकदमी करेंगे। इस मरतबा वर्कर्स घरों में बताकर जाएं कि वापस तब आएंगे जब बानी को रिहाई मिलेगी। अली अमीन गंडापुर ये भी कह चुके हैं कि 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, अभी तो सिर्फ 1-2 किए हैं। सूबे की मशीनरी लाना उनका हक है, अब भी लेकर आएंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान भी गुज़िश्ता रोज कह चुके हैं कि उन्होंने बानी PTI से डायलॉग की बात की। बानी ने इससे इत्तेफाक किया मगर कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एहतजाज है। खुद बानी PTI ने कई दिनों बाद सहाफ़ियों से बातचीत की। उनकी बातों से साफ तौर पर आया है कि उनका मौक़िफ़ मज़ीद गैर लचकदार रवैये है। हुकूमत अदलिया हाल ही में होने वाली कानून साजी पर तनकीद करते हुए बानी PTI ने कहा कि वो अपनी सारी पार्टी बिलखुसूस क़यादत को ये पैगाम देते हैं कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और न हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। यूं बानी PTI की बातों और 9 नवंबर के एहतजाजी कॉल से साबित हो रहा है कि गुज़िश्ता कई रोज से बानी की खामोशी, बुश बीबी और अलीमा खान की रिहाई के बाद रवायती और गैर रवायती मीडिया के कई सेगमेंट्स की तरफ से जिस तरह की कयास आराइयाँ की जा रही थी वो फिलहाल पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसा दिखाई दे रहा है कि 26वीं तरमीम और सोमवार को होने वाली कानून साजी के बाद PTI के दूसरे ऑप्शंस महदूद से महदूद तर होते जा रहे हैं। ऐसे में PTI के पास एहतजाज के अलावा और क्या ऑप्शन बचता है? मगर ऐसे में फिर एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि अली अमीन गंडापुर कफन बांध कर एहतजाज करने की जो कॉल दे रहे हैं कि अब की बार PTI वर्कर्स उनकी बातों पर भरोसा करेंगे। इस सवाल का जवाब हमारे पास हो ना हो मगर इस सवाल का जवाब हर किसी के पास है कि अगर अब की बार भी गंडापुर ने कारकुनों को डिच किया और उन्हें अलिफ लैलवी दास्तानें सुनाना शुरू कर दी तो इसके बाद PTI का ये एहतजाज का ऑप्शन भी उसके पास नहीं बचेगा। क्योंकि कहते हैं कि कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा देर के लिए भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हम्माद गजनवी, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कफन बांध कर घरों से निकलें, गंडापुर 17 हमले भी याद करवाने लगे। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऑप्शन को भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं? जैगम खान साहब, ये जो हिकमत अमली है पहले भी गुफ्तगू होती रही और अब एक बार फिर कह दिया गया है कि कफन बांध कर निकलें, घरों से बता के आएँ कि वापस कब आएंगे। 17 हमले याद करवा रहे हैं। एक एहतजाज जो है वो हक है, जमहूरी हक है, मगर जिस किस्म के एहतजाज गंडापुर साहब ने किए हैं PTI को लीड करते हुए, इरादतन कर रहे हैं कि एग्जॉस्ट हो जाए, इस ऑप्शन में से भी कुछ ना निकले, लोग निकले ही ना बाहर। देखिए, अगर पिछली दफा अली अमीन गंडापुर साहब ने कफन बांधा होता तो मारगला में उसे कोई लिफ्ट ना देता, क्योंकि हर गाड़ी वाला ये समझता कि ये कोई भूत है, डर जाते, कोई उनको लिफ्ट ना देते। और 8 ज़िलों से गुजरते हुए या पता नहीं कितने ज़िले थे जिनको क्रॉस करके वो पेशावर पहुंचे थे, वो ना पहुंच सकते। ये जो कफन बांधा जाता है ये जंगों के लिए बांधा जाता है, मुजाहिरों के लिए नहीं बांधा जाता। मुजाहिरे आप प्लान करते हैं तो आप पुरअमन मुजाहिरे प्लान करते हैं। दूसरी साइड से कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आप कफन बांध के नहीं जाते, आप लोगों को मरवाने नहीं जाते, आप मारने भी नहीं जाते तो आप मरवाने भी नहीं जाते। मुजाहिरे हमेशा पुरअमन करने की प्लानिंग की जाती है। तो इस तरह की वायलेंट लैंग्वेज, और फिर देखिए वही बात, वो नैरेटिव जिस पर पहले ही हम एतराज़ कर रहे हैं, सब एतराज़ कर रहे हैं कि यलगार का नैरेटिव। देखिए, हमें तो चौधरी साहब ने यहां वो बात करने से भी मना किया और बहुत अच्छी तरह मना किया कि ये बात करना ही नामुनासिब है कि हम यलगार की बात करें कि सूबा फेडरेशन पे यलगार कर रहा है या एक पार्टी यलगार कर रही है। लेकिन एक सूबे का जो सरबराह है, वज़ीर आला, वो कह रहा है कि मैं महमूद गजनवी बनकर आऊंगा जिसने 17 हमले किए थे। भाई, आप किधर से आएंगे और किधर को हमले करेंगे? आप जिधर आ रहे हैं आप वहां की भी पार्टी हैं, वहां की भी बहुत मकबूल जमात हैं। आप कोई तुर्क तो नहीं है ना जो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान को फतह करने निकले हैं। और बाय द वे, गजनवी साहब भी आए थे तो पहली जो उसने रियासत तबाह की थी मुल्तान की, वो मुसलमानों की रियासत थी। तो
आप तो एक सूबे के हुक्मरान हैं, एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। जहां आप यलगार करने आ रहे हैं वहां की भी पार्टी है। खुदा के वास्ते ये किस तरह की लैंग्वेज है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? सलमान अकरम राजा साहब ने जो समझाया है वो बिल्कुल ठीक समझाया है। प्रोटेस्ट के पीछे कोई आपकी स्ट्रेटेजी होती है। प्रोटेस्ट शुड फीड इनटू समथिंग। जब भी आप कोई चीज प्लान करते हैं, अगर आपका ज़हन स्ट्रेटेजिक हो, आप बाकायदा प्लानिंग करना सीखे हो, तो आप सोचते हैं इसका आउटकम क्या है, इससे आपने निकालना क्या है, हासिल क्या करना है, आपका हदफ क्या है। सबसे पहले तो आप हदफ का तयन करते हैं ना। देखिए, सलमान अकरम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा कि भाई 20,000 बंदे लेकर आओगे तो इनको पिटवाओगे, 2-4 हज़ार को पकड़वाओगे, उनका सत्यानाश करोगे, फिर वापस जाओगे। लीडर सामने आते नहीं हैं, वर्कर्स बेचारे जो चार्ज हैं, जो कमिटेड हैं, उनका साहब कतई कलामी की माजरत। जब आपने खुद कह दिया कि यलगार की लैंग्वेज क्यों, तो फिर तो वो सवाल का जवाब खुद आ गया कि हदफ क्या है। हदफ फिर उस ऑप्शन को ही एग्जॉस्ट करना है, क्योंकि वो कुछ और कर नहीं पा रहे उनको। क्योंकि आज भी जो गुफ्तगू सामने आई बानी पीटीआई ने सहाफियों से, गैर लचकदार मौक़िफ़ है और एहतजाज के ऊपर इजहार है, फ्रस्ट्रेशन के थ्रू आपको लगता है आगे बढ़ रहे हैं। वहां से पुश है कि निकलो निकलो, लोग निकल नहीं रहे, तो गंडापुर साहब सिर्फ नारे दे रहे हैं और फिर खुद भी गायब हो जाते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि ये ऑप्शन भी ना बचे इनके पास। मुझे नहीं मालूम कि वो इस तरह की उनकी नीयत है या उनकी इंटेंट क्या है। मैं तो उनके एक्शंस को रीड कर सकता हूं। देखिए, जो हो सकता है, जो आप प्लान करेंगे, अगर मैं पीटीआई में होता, आप पीटीआई में होते, तो मुजाहिरों का मकसद तो ये होता है ना कि अपनी आप पॉपुलैरिटी शो करें ताकि दूसरी साइड आपसे बात करने पर मजबूर हो जाए, कोई रास्ता निकले। आप हमला करके कब्जा तो नहीं कर सकते ना। कौन सी पार्टी है जो आके रियासत पे कब्जा कर सकती है? वो तो इनकलाब होता है। क्या आप बाल्शविक पार्टी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ऐसे आपके काडर हैं? फिर मैं कहूंगी सर, ये जमात तो पिछले 10-12 साल से एहतजाज ही प्लान कर रही है ना। 10-12 साल से एहतजाजों के अलावा, धरनों के अलावा, सड़कें बंद करने के अलावा, चलें कभी हासिल हुसूल हो गया होगा, लेकिन हासिल क्या कर रहे हैं अब इस वक्त? अगर इनको ही नहीं झरना प्लान करना आ रहा है, एहतजाज प्लान नहीं करना आ रहा, तो फिर किसको आएगा? देखिए, जब हालात आपके साजगार हों, आपको जमहूरी हकूक मिल रहे हों, जब प्रोटेस्ट के साथ कोई ज्यादती ना हो रही हो, तो ठीक है, प्रोटेस्ट करना आपका जमहूरी हक है। मेरे ख्याल में ये हक उनको डिनाई किया जा रहा है, लेकिन आप एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं ना। जब आपको डिनाई किया जा रहा है तो आप उस मजलूमियत के कार्ड को खेलें, आप उस तरह का प्रोटेस्ट करें, उस लेवल का प्रोटेस्ट करें जिसमें आपका नुकसान कम से कम हो, या उस वक्त का वेट करें जब लोग खुद ब खुद इतनी बड़ी तादाद में निकलने को तैयार हों। इस वक्त जो रास्ता अवेलेबल है आप उसको करने की कोशिश करें। आप जब वायलेंट प्रोटेस्ट आप कर ही नहीं सकते, यलगार आप कर ही नहीं सकते, तो क्यों आप लोगों को फंसवा रहे हैं, क्यों नुकसान कर रहे हैं? आप वो जमहूरी तरीका निकालें जो जमहूरी तरीका मुनासिब है। आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आप कोई नया रास्ता निकालें। कोई नया रास्ता, आप इस तरीके से अपनी एनर्जी क्यों जाया करते हैं? इफ्तिखार साहब, कोई नया रास्ता है? क्योंकि अभी अली अमीन गंडापुर साहब की अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात कर लें तो हम पहले भी कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब जिस तरह के एहतजाज और लाखों लोगों के लाने की बात कर रहे हैं, केपी से तो फिर कुछ ना कुछ लोग निकाल लेते हैं। हुकूमत है, सरकारी मुलाजमीन भी आते हैं, पिछली बार तो मशीनरी मुलाजमीन सब दे के चले गए। पंजाब से बड़ी तादाद के वर्कर्स का निकलना, रियासती वसाइल के साथ ये सारी हिकमत अमली, पंजाब कराची तक के लोग आ पाएंगे या अब केपी से भी ला पाएंगे या नहीं? करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जब आप हमला करना चाह रहे हैं तो फिर कोई हमला करने की इजाज़त नहीं देगा। आई एम सॉरी, भला आप कितनी जमहूरियत की बात करें। जब आप वार्न कर रहे हैं कि ये 17 हमलों का पहला हमला होगा और मेरे कोलीग ने बताया कि उसमें मुल्तान तबाह हो गया था, तो क्या वफाकी रियासत इजाज़त दे देगी कि आओ और हमला करो और इस्लामाबाद को तबाह कर दो, पिंडी को भी तबाह कर दो? ये कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है और ना ये पॉलिटिकल मूव है। मैंने एक वार्निंग इस किस्म की आप दे के आ रहे हो, तो क्या ख्याल है कि उस वार्निंग के जवाब में कोई रियासत के जो अदारे हैं वो तैयारी नहीं करेंगे? अगर रियासत के अदारे तैयारी नहीं करेंगे तो हम उनको ज़िंदा नहीं रहने देंगे। कि वो क्या तमाशा देख रहे थे जो 9 मई वाले मामले के पर हम कहते हैं। देखिए, मैं कन्विंस हूँ इस बात के ऊपर कि ये लोग जमहूरी अमल में यकीन ही नहीं रखते। ये जमहूरी अमल में यकीन रखते होते तो इनके पास वहाँ भी पार्लियामेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ये नेशनल असेंबली में भी है, ये सेनेट में भी है। हर वक्त तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। मकसद क्या है? जी, मैं तो नहीं कह रहा वो कौन हमला करने को आ रहा है, मैं तो नहीं आ रहा ना।
कौन कहता है कि मुझे इख्तियार है कि मैं सारा अपना आवाम के लिए डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े नारे बात सुने, आवाम के लिए भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आवाम को क़यादत लीड करती है, उसको रास्ता दिखाती है। आवाम क़यादत से सीखते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम बुलडोज़र लेके जाएंगे तो आवाम तो कहेगी ये तो बड़ा अच्छा काम है। वो तो अपने मुकामी हमला जिनसे उनका लागतबाजी होगी उसके घर पे बुलडोज़र ले जाएंगे। वो कहेंगे हमारा वज़ीर आला जो है वो तो सूबे से का बुलडोज़र लेके वफाक पे हमला कर सकता है, तो हम क्यों नहीं हमला कर सकते। देखें जी, किसी तौर पे भी इसको कितने भी प्यारे लफ्ज़ों में आप पेश कर दें, ये गलत है, ये गैर सियासी है, ये गैर जमहूरी है। और ये फ़िक्रा कहना कि जी उनको चूँकि जमहूरी रास्ते उनके बंद कर दिए गए हैं, जमहूरी रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो फिर भी जमहूरी रास्ते खोलना उनका काम है। हमने इस मुल्क में जमहूरी रास्ते बंद होते देखे। जब MRD बनी तो कोई जमहूरी रास्ता नहीं था, तमाम जमहूरी रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन MRD बनाई गई। रोज़ाना एक आदमी आके इंतहाई पुरअमन तरीके से गिरफ्तारी देता था, और उस MRD की एक गिरफ्तारी जो रोज़ होती थी उसने अनर्व कर दिया डिक्टेटर को। वो भी एक जमहूरी रास्ता है। मतलब ये कोई जमहूरी रास्ता नहीं है कि मैं हमला करने आ रहा हूँ, ये मैंने नहीं कह रहा। मगर सर यहाँ तो बड़े बड़े लीडर नहीं निकल पा रहे ना, तो क्या ऑप्शन एहतजाज एग्जॉस्ट करना ही है ताकि लोग असेंबली ना हो पाए, और वही ये कर पा रहे हैं। देखो आशा, आपको भी नज़र आ गया, मुझे भी नज़र आ गया, हम सबको नज़र आ गया कि अवाम वोट की हद तक इनके साथ बिल्कुल खड़े हुए। लेकिन उसके बाद ये तो नहीं हो सकता कि अवाम अब इनके जो टैंकर हैं, जो इनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, जो इनके वो डिमोलिश करने वाले वो जो होते हैं उसके साथ फिरें। आई डोंट थिंक सो। और मैं इनसे मैं मिन्नत कर रहा हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि देखो ये हमले वमले वाली बात ना करो, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये पहला हमला होगा तो फिर 16 हमले और करोगे? उन्होंने कहा 2 किए हैं अभी। नहीं मतलब 2 किए हैं, ये उन्होंने कहा है अपने बयान में। 2 किए, इसका मतलब है कितने हमले? 17 हमले तो हमने करने, अब तक तो 2-3 अच्छा 17 हमले किए हैं तो 15। मतलब आप चाहते हैं इस मुल्क में सुकून बिल्कुल ना आए। वो IMF वाले पहले हमें तंग कर रहे हैं, इक़्तिसादी सूरत हाल हमारी वैसे अच्छी नहीं है, गवर्नेंस हमारी बहुत बुरी है, उसमें आपका ये इजाफा कि रोज़ हमले करने का डर और खौफ, ये आप ज़्यादती अपने साथ भी कर रहे हैं। आपको पता है क्या होगा? जब आप नाकाम हो रहे होंगे तो आप ही के चाहने वाले आपके ऊपर हमला कर रहे होंगे। पेशावर शहर पे कोहार से आके, बन्नू से आके, अब्टाबाद से आके, मानसरा से आके, जब आप नाकाम हो रहे होंगे तो खुदा के लिए ये रास्ता मत दिखाएं। ये रास्ता मैंने देखा था, वो क्या नाम था कादरी साहब का, उन्होंने कब्रें खुदवा दी और कफन पहना दिए। क्या नतीजा निकला? जमहूरियत को दफन करने का आगाज उस वाक़े से हुआ 2014 के। ठीक है, तो प्लीज़ ये मान लें हमारी बात, आप जुलूस निकालें, जलसा करें, लेकिन ये इस किस्म की धमकियां जो हैं ये मुनासिब नहीं है। तो मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा हकीकत में आप कफन बांध के ना आ जाएं। ठीक हो गया, नहीं हो सकता है मुमकिन तौर पे कि आपने कफन पहना हो, 1000-2000 लोग पीछे आपके हों, उन्होंने भी। शहजाद चौधरी साहब, अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो मखसूस नशिस्तें, फॉर्म 47, ये सारे मामला पुराने लगते हैं। फिर अदालती, पार्लिमानी, जहाँ जहाँ PTI तकिया करती रही, इदाराती ऑप्शंस, कानून साजी के ज़रिए तमाम मामला इस वक्त लगता है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, ख़त्म हो गई ये सारा किस्सा। अब अगर 9 नवंबर का एहतजाज भी PTI कामयाब नहीं कर पाई तो फिर बानी और PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? कोई और ऑप्शन बच जाएगा क्या? आयशा पूरा हफ्ता हमसे बहुत मुश्किल सवाल पूछती हैं, और सिर्फ जुमेरात वाला दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आप थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ती हैं और सवाल के अंदर एक ऐसी अपलिफ्टिंग किस्म का एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो कि हमारे जज्बात को बहुत ज़्यादा तकवीयत भी पहुँचाता है और खुशी भी देता है। पूरा हफ्ता बहुत मेहनत की होती है, मैं कहती हूँ रिलैक्स हो जाए ज़रा। बहुत अरसे के बाद अली अमीन गंडापुर ने कोई काम की बात की है, ये यकीन मानिए। सारे ढूंढे। और उसकी वजह ये है जी, और उसकी वजह ये है कि हम भी बहुत सालों से, दहाइयों से, बल्कि सदियों से कहना चाहिए, किसी गजनबी की तलाश में थे। वरना सोमनाथ वो उन 17 हमलों के बाद आज भी वैसा ही इंतजार कर रहा है किसी गजनबी का। ये गजनवी साहब तो हमारे पास हैं पैनल पे, इनको भी उस काम पे लगा सकते हैं, और हम कहेंगे अली अमीन गंडापुर को कि जाते हुए इनको साथ ले जाएं। लेकिन करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, और एक मिसाइल भी गजनवी के नाम पे हमारे पास है।
हाँ वो भी है। और अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि जब ये चलें वहां से तो इनको हमें रास्ता देना चाहिए। सही। हुकूमत वफाकी हुकूमत, उनकी पहली केपी तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जब हमारे पास यहाँ पे आए पंजाब में, पंजाब वाले रास्ता बनाए और ऐसा रास्ता बनाए जो डायरेक्टली इनको सोमनाथ, गुजरात, अहमदाबाद की तरफ लेता जाए। वहां पर इनकी क्रेनें भी काम आएंगी, वहां पर इनके बुलडोजर भी काम आएंगे, वहां पर सोमनाथ भी इंतजार कर रहा है एक ऐसे गजनवी का जिनका नाम शायद आज के ज़माने में अली अमीन गंडापुर है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये किसी ना किसी तरीके से उस रास्ते पर लगाएं इनको, बजाय इसके कि यहाँ रास्ते में रुकावटें उनके खड़ी करने के। सवाबी में कफन तलाश कर रहे हैं, सवाबी में इज्तिमा है, कफन उधर चाहिए, वहां पे क्या खतरा है? सवाबी के अंदर कफन जरूर पहने, लेकिन जब सोमनाथ जाएंगे वहां पे काम आएगा। दूसरा, बड़ा अच्छा इफ्तिखार साहब ने कहा कि जब ने 2014 में ताहिरुल कादरी साहब ने कब्रें भी खुदवा दी तो क्या हासिल हुआ? ना वज़ीर आज़म बदला, ना हुकूमत बदली, कुछ भी ना बदला। तो वैसे का वैसे ही मामला रहा। तीसरी बात, पीटीआई की ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। आपने कहा कि उनके पास इसलिए शायद सिर्फ ये एक चीज़ रह गई है। एक मैं उसमें ऐड करूंगा जो एक बहुत अच्छी और ये एक सीरियस गुफ्तगू है इस चीज़ के बारे में, और मेरा संजीदा पॉइंट नुक्ता है कि असल में पीटीआई के अंदर सियासी सोच वाले लोग बहुत कम रह गए, बल्कि है ही नहीं, लगता है कि है ही कोई नहीं। शायद मैं आज भी कहता हूं, शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर होता तो शायद इस रास्ते पे पीटीआई ना चल रही होती जिस पे आज चल रही है। क्योंकि जब उनकी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गई, देखिए ना 8 फरवरी को आपको इतना वोट पड़े और वो भी आप ना संभाल पाए। उसके बाद आपने 15 माह हो गए आपके बानी को जेल के अंदर, आप उसको रिहा ना करवा पाए 15 माह में। जितनी मर्जी आपने हमले कर लिए, जितनी मर्जी कोशिशें कर ली। 26वीं तरमीम आपके देखते देखते बैठे बैठे एक्सेप्ट हो गई, और उसके बाद फिर उसके मुज़मरात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या आज की हुकूमत पहले से कमजोर हो गई है? आज से कुछ 4 माह पहले वाली, 2 माह पहले वाली और मजबूत हो गई है और मुस्तहकम हो गई है हुकूमत। तो आप किस किस्म की अपोजिशन है? आपके हमलों और एहतजाज ने क्या काम किया है? कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि जो मामला जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं वो तरीका ही गलत है। आपको सियासत के अंदर अपना रोल अदा करना चाहिए था ताकि आप अपने मकासद हासिल कर सकते। अगर आप अपने मकासद को नहीं जानते तो फिर आप उनको हासिल भी नहीं कर सकते। तो वो अगर कोई ऐसी सियासी सोच वाले लोग होते जो उनकी मदद कर सकते, जो उनको लीड कर सकते, उस रास्ते पर चला सकते जहाँ इनके रास्ते खुल जाते, ये बंद रास्ते भी खुल जाते हैं सियासत के अंदर, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद इनके लिए आसानी हो जाती। बाकी अली अमीन गंडापुर हो या कोई और हो, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कि वाकई में इनको असल में सोमनाथ अब किसी और तरफ तलाश करना चाहिए। सोमनाथ इनके अपने मगरिब की तरफ एग्जिस्ट करता है, पहले मशरिक में हमारे हुआ करता था। तो गजनवी साहब जो है हमारे आज के महमूद गजनवी जो बन रहे हैं, अपने हमारे हमाद गजनवी साहब नहीं, उनकी कोशिश मुंह उस तरफ को कीजिए कि भैया वहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए, उसकी तरफ करें। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के काम, सिवाय इस चीज़ के जिसे कहते हैं पंजाबी में गोंगलुओं से मिट्टी उतारनी, अपनी खाना पूरी करनी, कारकर्दगी दिखानी, इसके अलावा और इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसका माने नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरा अपना ख्याल यह है कि ये खाम खा में पानी में मदानी है और इससे कुछ मिलेगा कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं मिला। सियासी सोच बदलिए, तरीका बदलिए, सियासी सोच लेके आइए, फिर आपका मामला आपके हल हो सकते। ठीक हो गया। इफ्तिखार से मुख्तसर। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा वास्ते ऐसी हरकतें ना करें। हमला आवरों को रेजिस्टेंस मिलेगी अगर हमला आवरों ने हमला किया, उस रेजिस्टेंस से खराबी बढ़ेगी। ठीक है। हमारे साहब शहजाद साहब ने तो खैर बहुत ही लाइटर नोट पे कहां तक हमें पहुंचा दिया, लेकिन बड़ी संजीदगी है पूरी बात के अंदर कि अपनी पॉलिटिकल अप्रोच को अपनाइए। आपके ख्याल में पीटीआई के पास एहतजाज का ही ऑप्शन है और उसको भी इंटेंशनली एग्जॉस्ट किया जा रहा है? गंडापुर साहब करना क्या चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइंड नहीं है? कुछ ना समझे खुदा का कोई। एहतजाज आपने ठीक कहा कि इतनी कॉल्स दी जा चुकी हैं और इतनी दफ़ा एहतजाज किया भी गया है, छोटा मोटा ही मौसर एक भी नहीं हुआ कि वो वक्त पे मौजूद हो गया उनका एहतजाज। यानी बहुत सी कॉल्स किसी पर तो बिल्कुल ही फिर वो खुद भी भूल जाती है, लीडरशिप कॉल दे के ही भूल जाती है, लोग आना भूल जाते हैं और लीडरशिप कॉल दे के भूल जाती है। यानी वो सारी जिसको आप कहते हैं ना शू निकल गई हुई है सारी बात में से, स्टीम सारी निकल गई है और उन्होंने खुद ही इसको डिसिपेट करते करते एक इस सतह पर ले आए हैं जहाँ पर इस बात को अब संजीदा लेना ज़रा आपको मुश्किल और दुश्वार नज़र आता। मैं तो खैर वैसे ही लपेटा गया इस सारी गुफ्तगू में आज।
लेकिन गज़नवी होने की बिना पर लिमिटेड है ना। तो इस मैं ये भी वजाहत कर दूं कि ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। तो ये जो धमकियाँ मिल रही हैं और कफन की धमकियाँ मिलती हैं, मेरे ख्याल एक कॉस्ट्यूम के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये संजीदा बात नहीं है। घर जाके फिर उतार दिए जाएंगे कफन, ये उस तरह का कफन हो सकता है। जिनको अपील करें कि वो ऐसी बात से चार्ज होंगे जो हालात हैं। नहीं, आप ये हमने सारी यही तो बात कर रहे हैं कि वो तो इतनी कॉल्स हो चुकी हैं और इतनी दफ़ा लोगों को दावत दी गई है, और अब तो वो यहाँ तक कह चुके हैं कि भाई 4 लाख लोग पहले लाएं। वो ये नहीं कह रहे कि आप यलगार ना कीजिए, वो कहते हैं मतलूबा आप स्ट्रेंथ तो पूरी कर लीजिए। यानी अगर 2 आदमियों के साथ या 50 आदमियों के साथ तो महमूद गज़नवी भी आता तो नाकाम लौट जाता। तो आप अपना लश्कर जत्था तो बना लें। अच्छा, आप ज़रा संजीदा बात, ये लश्कर और जत्थे से मुझे ख्याल आया। देखिए, हम पहले ये बात करते रहे ना कि शमाल से लश्कर उतरेंगे और जत्थे आएंगे और ये माइंडसेट है। तो ये माइंडसेट तो है, अब उन्होंने इसका इजहार कर दिया है। ये इजहार उन्होंने पहली दफ़ा किया है, लेकिन माइंडसेट यही है। हमने रीड किया था इसको वक्त पर कि ये इस तरह समझते हैं कि ये मैदानों में आ जाएंगे पंजाब के इलाकों में और नीचे मुल्क में उतर आएंगे इस्लामाबाद और ये कब्जा कर लेंगे, जैसे कि होता था जो उन्होंने हवाला दिया कि उस वक्त यहाँ पर वो लोग वोट लेने तो नहीं आते थे ना, वो तो हमला करने आते थे और कब्जा करने आते थे। तो अब भी वो बात उसी तरह की कर रहे हैं कि हम एक लश्कर की सूरत में आएंगे और यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। यानी ये आप खौफनाक बात है। ये 1000 साल पुरानी बात है, यानी सोमनाथ वाली जो बात है 1024-25 की बात है, ठीक 1000 साल हो गया उस बात को। तो हमने ये तो सुना था कि लोग 10 साल पीछे ले गए मुल्क को, 20 साल पीछे ले गए, आप 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं इस मुल्क। यानी ये खित्ते की क्या आप सूरत है, गैर संजीदा बात है। और इसको मेरा ख्याल है अगर जलसे में खड़े होकर, जैसे लोग कई दफ़ा कर देते हैं कोई गैर संजीदा बात ही, मेरा ख्याल है जलसे में भी नहीं करना चाहिए। और वो बैठे हुए ड्राइंग रूम्स में ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब उनको इस बात का, जैसे दोस्तों ने इशारा भी किया, ध्यान रखना चाहिए। ये हुकूमत अब बेहतर पोजीशन में है सारे मामलात से निपटने की। अपनी वो तरमीमें कर चुकी है, अपने जो मामलात उन्होंने हल करने थे अदालतों के भी हल हो गए और भी वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है इस सारे मामले को हैंडल करने की। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। पीटीआई को एक दफ़ा कम अज़ कम कोशिश तो करनी चाहिए कि एक स्टेप बैक लें और इस मामले पे ठंडे दिल से गौर करें। ज़रूरी नहीं कि ये टेम्परेचर वहीं पे रखा जाए जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ले क्यों नहीं पा रहे वो एक स्टेप बैक? इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपकी अप्रोच सियासी हो तो एक स्टेप बैक हो जाना चाहिए जहां आप आ गए हैं। आप दुरुस्त फरमा रही, ये पार्टी लीडरशिप के अहकामात हैं जी। सर, ये गुफ्तगू भी अडियाला जेल के बाहर हुई है मुलाकात आप के इसी से अंदाजा कर लीजिए कि जब तक ये, हम पहले भी कहते रहे हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। खान साहब की पॉलिसी ये है कि अटैक करो और अटैक करते चले जाओ, और जैसे मैंने पहले भी कहा था 6 बॉलों पे 6 बाउंसर कर दो। सर, ना खेल है ना जंग हो रही है, यही तो बात यही बात समझने की जरूरत है। और ये जो लोग नहीं आ रहे ना, ये बिल्कुल जो आपने बात कही ना, लोग इस रोशनी में देख रहे हैं, खासतौर पे इस खित्ते के लोग जहां हम बैठे हुए हैं इस वक्त, कि लोग एक मुआशी तौर पर मुल्क को दोबारा कोशिश हो रही है उठाने की, और बड़ी संजीदगी से लोग देख रहे हैं कि यार ये जो बातें इतनी इतनी बड़ी बना रहे हैं कि हमें यहाँ से एड मिलेगी, यूँ होगा, और अब इस्तेहकाम आ रहा है, कुछ इशारे भी आ रहे हैं, तो वाकई क्या इस चीज़ में से कुछ निकलने का इम्कान है? 6 महीने साल देख लेते हैं, लेकिन खान साहब तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमलावर हो जाओ, लश्कर लेके आ जाओ। तो अब तक तो फायदा होता नजर नहीं आया। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोच अपनाएगी, एक कदम पीछे हटकर स्ट्रेटेजी को रिविजिट करने की कोशिश करेगी? ये जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वो अब की बार करके दिखाएंगे, उसी पे तगो-दो में लगे रहेंगे। ये आने वाले दिन बताएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे IMF के साथ तय पाने वाले फ्रेमवर्क पर तनकीद हो रही है कि जो टारगेट्स रखे गए थे वो अचीव नहीं कर पाए। रिविजिट करना पड़ेगा, कुछ और सुनना पड़ेगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। IMF की जानिब से दिए गए अहदाफ के हुसूल में नाकामी के बाद पाकिस्तान पर मिनी बजट लाने के लिए दबाव बढ़ गया है। माली साल के पहले 6 माह जुलाई तक दिसंबर में 321 अरब रुपए के टैक्स खसारे का खदशा है। 11 नवंबर को IMF का हंगामी मिशन पाकिस्तान आ रहा है ताकि मिनी बजट के नफाज के जरिए इस्लाहात के लिए जोर दिया जाए। इस हंगामी दौरे की वजह यह है कि पाकिस्तानी हुक्काम हालिया दिनों में मुनक़िदा वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए IMF को इस्लाहाती इरादे पर कायल करने में नाकाम रहे हैं। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम के साथ साथ टैक्स रेवेन्यू के हदफ में शॉर्टफॉल में भी जायजा लेगा। सितंबर 2024 यानी सिर्फ 1 माह कबल जब IMF से $7 अरब का मुआहिदा मंजूर हुआ तो बहुत से माशी माहिरीन उस वक्त भी ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि हुकूमती माशी टीम ने गलत मुआहिदे को हतमी शक्ल दी है जो जल्द पटरी से उतर जाएगा। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक हुकूमत ने 13,000 अरब का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 4 अहम बुनियादी मफरूजे दिए थे।
इक्तिसादी तरक्की की शरह, अफरात ज़र, बड़े पैमाने पर पैदावार और फिर दरामदात। मगर GDP रेशो के अलावा बाकी तीनों मफरूज़े रवां माली साल के पहले 3 माह में ही गलत साबित हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने चारों सूबाई हुकूमतों की तरफ से हद से ज़्यादा वादे कर लिए हैं, जिसके बायस सूबाई हुकूमतें भी अहदाफ के हसूल के लिए मुसलसल तगोदो कर रही हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक दूसरी सहमाही में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का इम्कान है। मुआहिदों पर दस्तखत के वक्त गलत मफरूज़ों की वजह से FBR को मजीद 254 अरब के इजाफी नुकसान का भी खदशा है। यूं अब तयशुदा मैक्रो इकनॉमिक और मालियाती फ्रेमवर्क की नाकामी के बाद अब 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो IMF के साथ दोबारा मुज़ाकराती मेज़ पर बैठा जाए, जिसके नताइज सख्त शराइत और मिनी बजट की सूरत में निकलेंगे, या फिर एज यूजुअल अवाम पर मजीद टैक्स लगाया जाए, जिसका इशारा वज़ीर ख़जाना गुज़िश्ता रोज़ दे चुके हैं। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक रवां साल महसूलात में इजाफा ना हुआ तो तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स बोझ बढ़ाना होगा। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हुकूमत ने मुआहदे के वक्त गैर हकीकी अहदाफ का सहारा क्यों लिया। तनख्वाहदार तबका जो पहले ही टैक्सीज के बोझ तले दब चुका है, उस पर मजीद कितना टैक्स लगाना है। सवाल रखेंगे इस तरह से। IMF से तय पाने वाला फ्रेमवर्क नाकाम, हंगामी मिशन, मिनी बजट का दबाव, मजीद टैक्सेस का खतरा, हुकूमत तयशुदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम क्यों रही। जैगम साहब, नाकामी क्यों हुई इन अहदाफ की हसूली में, और ऐसे अहदाफ रखे ही क्यों जो हासिल नहीं कर सकते थे? चले, पहले तो मैं आपको कुछ फन फिगर्स बता देता हूं। और फन फिगर यह है कि ताजरों के पास पाकिस्तान की मईशत का 18% है कम अज कम, और यह रुपयों में बनता है 9,396 अरब रुपए। तो ताजरों की मईशत कितनी है? 9,396 अरब रुपए। मौजूदा जो हमारा टैक्स का रेशो है 10% ऑफ GDP, अगर उसका हिसाब लगाएं, यानी इस वक्त जो टैक्स वसूल होता है, तो ताजरों का हिस्सा बनेगा 1,691 अरब रुपए, जो इस वक्त के हिसाब से ताजरों को देना चाहिए, आइडियल हिसाब से नहीं। हुकूमत ने ताजर 2 स्कीम शुरू करके टारगेट रखा, पता है कितना टारगेट रखा? सिर्फ 10 अरब रुपए दे दो। ताजरों ने पता है कितना दिया है? दिया ही नहीं। 10 लाख रुपए ना करें। पाकिस्तान के ताजरों ने मिलके 10 लाख रुपए टैक्स दिया है। हम यहां लोग, मेरे जैसा गरीब बंदा जो है, इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा टैक्स देता है अकेला, जो शायद अगर जनरल मैनेजर भी जो होगा, जो अच्छी किसी। सर, ये क्या पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ ताजरों की हुकूमत, ताजरों के लिए बनी हुई हुकूमत है? मेरा, आपका, बाकी लोगों का कोई हिस्सा नहीं यहाँ पे। ये देखिए, ये है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकानमी, ये है पाकिस्तान की एलिटिस्ट इकानमी, कि ताजर जो हैं उनका इतना सियासी असर रसूख है, इतना ताल्लुक है, इतना लेन देन है, क्योंकि ट्रेड है ना जी। तो ट्रेड में तो वो स्मगलिंग के साथ भी ये सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, कितने कुछ के साथ जुड़ा हुआ है, इसके कितने ताने बाने मिलते हैं। तो जब तक पॉलिटिकल इकानमी ठीक नहीं होगी तो ये कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक तो टैक्स का टारगेट मिस किया, लेकिन उसमें कुछ हमें रियायत भी देनी चाहिए कि बहुत बड़ा टारगेट सेट किया गया था कि इस एक साल में 1,700 अरब रुपए ज्यादा जमा किए जाएंगे। मईशत के मौजूदा हालात में जब रगड़ा लगा हुआ है, आमदनियां कम है, GDP ग्रोथ नहीं बढ़ी, टारगेट भी थोड़ा बड़ा ज्यादा था, उसका थोड़ा सा कंसेशन हमें देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात आप देखिए कि सूबों के काम देखें कि इस वक्त सब पैसा सूबों के साथ जाता है। सूबों के साथ बाकायदा बात की गई, सूबों ने यकीन दिलाया, IMF को यकीन दिलाया कि हम खर्चा कम करेंगे, कमाता तो सारा वफाक है, हम थोड़ा खर्चा कम करेंगे, कुछ बचा के वफाक को वापस देंगे ताकि मुल्क की हालत संभले। और सूबे जो हैं जितना उन्होंने देना था उससे आधा दिया है, यानी 342 देना था, इसमें से 182 अरब रुपया कम दिया है। फिर सूबों ने टैक्स लगाना था ज़राअत पर, 45% ज़राई टैक्स बढ़ाना था, वो काम भी उन्होंने नहीं किया। ये है सूरत हाल। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी पॉजिटिव बात भी करूंगा। मैं समझता हूं ये जो टीम है 2 लोगों की, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की और हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। 8 अरब रुपए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, $8 बिलियन मार्केट से उठा लिए, पता भी नहीं चलने दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। प्राइमरी बजट सरप्लस उन्होंने कर लिया है।
बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के हक में जो एक बहुत बड़ी बात जा रही है वो ये है कि महंगाई कंट्रोल होने की वजह से जो सूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देना पड़ रहा था, बहुत बड़ा सूद था, उसमें बहुत बड़ी रिडक्शन आई है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का ये प्रोग्राम डीरेल होगा। वक्ती तौर पर हम ठीक रहेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीजें, ये वाली चीजें जिसका शुरू में जिक्र किया, अगर ये ठीक ना किया तो दोबारा से हम वहीं जा गिरेंगे। स्ट्रक्चरल चीजें ठीक करनी होंगी, हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी ठीक करनी होगी, ठीक है, वरना ये काम ऐसे नहीं चलेगा। हमाद साहब, हम क्यों नहीं स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ बढ़ पाते? ये गैर संजीदगी क्यों है? पॉलिटिकल इकोनॉमी किसी और ने तो ठीक नहीं करनी, कोई एक दो बार ओहदों पर आएगा चला जाएगा। ये विजन के तौर पे लेकर हम इस तब्दीली की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? देखिए, ये मसला हमने जो अब तक मेन डिस्कस किया वो ये है कि हम महसूलात इकट्ठे नहीं, टैक्स नहीं हम इकट्ठा कर सकते और हम टारगेट से बहुत पीछे रह गए हैं। ये अगर चलिए फ़र्ज़ कीजिए कि इसको हम ज़रा हटा भी दें इस नज़र से, ये तो हमारा मसला साल और दिहाइयों पे फैला हुआ है कि हम टैक्स नहीं ले पाते। हम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नाकाम हुई हैं टैक्स इकट्ठा करने में, टैक्स की बेस बढ़ाने में। कब से सुन रहे हैं, स्कीम्स भी आती हैं, ये होता है। उसकी वजह है, वजह का जिक्र मुख्तसरन कर भी दिया गया है। ये हुकूमतों का मसला नहीं है, ये हमारे स्ट्रक्चर का मसला है, ये इस रियासत की साख्त का मसला है। यहाँ पर जो ताकतवर गरोह हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये एक तवील एक बहस है कि हमने मोनोपोलीज़ कैसे कायम की हुई हैं, हमने सब्सिडीज़ का क्या लेवल है, कितने अरबों डॉलर की, हम बार बार इसका जिक्र भी करते रहते हैं। हम 17 बिलियन से ज़्यादा की सब्सिडीज़ हैं जो हम देते हैं। तो हमने एक ऐसी इकॉनमी बना रखी है जिसकी बुनियाद में आप टैक्स बेस बढ़ा ही नहीं सकते। आप जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि वो सतून जिनके ऊपर हुकूमतें खड़ी हैं, बल्कि आप तो रियासत ही कह लीजिए खड़ी है, वो नीचे से सतून हिलना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने पैटी, मैं तो इसे पैटी इंटरेस्ट ही समझता हूँ कि आप इसकी रोशनी में आप पूरे मुल्क को आपने एक अजाब में गिरफ्तार किया हुआ है। देखिए, तनख्वाहदार तबके की फिर बात हो रही है। तनख्वाहदार तबका जो है वो तो क्या हम कोई अगवाकारों के नरके में आ गए? हमें यानी सोर्स पे हमारा वो कट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप क्योंकि नाकाम हो जाते हैं, आपने मोनोपोलीज भी नहीं तोड़नी, आपने सब्सिडीज़ भी नहीं देनी, आपने ताकतवर लोगों को हाथ भी नहीं लगाना, तो आप घूम के आ जाते हैं। वो जिक्र कर रहे हैं कि तनख्वाहदार लोगों पे मज़ीद टैक्स लग सकता है। मेरा ख्याल है आप एक नीम मुर्दा, इट्स लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, कि पहले ही एक मरे हुए लोग हैं, आप उनको मज़ीद करना चाहते हैं। उसके बजाय तरीका वही है कि आप इस बेस को फैलाने की कोशिश करें, उसमें आपको कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी, वो आप दीजिए। ये रियासत के वसी तर मकासद को मद्देनजर रखना चाहिए। ये हम जो छोटी छोटी चीज़ें अपनी नोच रहे हैं, इसका नतीजा हम देख रहे हैं। क्या विजन रखती है हमारे पास कोई भी लीडरशिप है? ये विजन है कि लॉन्ग टर्म सोचना है, आज का नहीं सोचना, अगले 6 महीने और 1 साल 2 साल का नहीं सोचना है? ये आप दुरुस्त कह रही हैं, हमें तो लगता नहीं, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर बात वही है कि ये मफादात। सर, कितना मुश्किल है, एक घर चलाने वाला भी जब कमा के लाता है तो किसी तरतीब से उसको घर में खर्च करता है। दुरुस्त फरमा रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये बातें थड़ों पे बैठने वालों को भी पता है और टीवी पे बैठने वालों को भी पता है, यानी सबको मालूम है। हुकूमत चलाने वालों को नहीं पता। हुकूमत चलाने वाले जो हैं सबसे पहले उन्हें पता है। लेकिन आप देखिए कि हमारे वजीर खजाना, चाहे आप पाकिस्तानी वजीर खजाना हो या चाहे आप डच इंपोर्ट करें, जो मर्जी करें, आपकी टैक्स बेस नहीं बढ़ती। उसकी बुनियादी वजह जो है वो मैंने अर्ज कर दिया आपसे। क्या ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। बात करें IMF से तय आने वाला फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर इस वक्त ये गुफ्तगू हो रही है कि वहाँ नाकामी का सामना है, मिनी बजट आ सकता है, मजीद टैक्सेस लग सकते हैं। शहजाद साहब, तवील तारीख है इस्लाहात की, FBR की अगर सिर्फ ले लिया जाए, एमनेस्टी स्कीमें भी मुतारिफ हुई, कामयाब नहीं हो सकी। हम क्यों नहीं स्ट्रक्चरल तब्दीलियों की तरफ बढ़ पाते? लॉन्गर टर्म में क्यों नहीं हमारी सोच काम करती है? केपेबल नहीं है, नीयत नहीं है? अच्छा, उससे पहले जैगम साहब की इजाज़त से एक तस्हीह तो नहीं कह सकता, एक एडिशन करना ज़रूरी समझता हूँ। जब उन्होंने कहा कि सूबों ने अपने हिस्से का पैसा वफाक को नहीं दिया जो कि देना चाहिए था, तो उसका सबसे बड़ा और वाहिद वायलेटर पंजाब है। इसका जिक्र करना ज़रूरी है। सिर्फ पंजाब ने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, अपनी हद से इतना ज़्यादा कर दिया कि जो हिस्सा वफाक को मिलना चाहिए था वो आधे से भी कम रह गया। वजह क्या है? हर किस्म का कार्ड आप इशू कर रहे हो, ये किसान कार्ड है, ये फलाना कार्ड है, ये स्टूडेंट कार्ड है, यानी जितना पॉलिटिकल आप कहते हैं कि कन्वीनियंट स्टेप लेते हैं पॉलिटिकली, उसकी एक कीमत होती है। और उस कीमत को जब आप मिनहा कर लेते हैं अपने बजट से या ओवर चले जाते हैं, तो फिर वो इस सूरत में आपके मैक्रो
नंबर्स के अंदर सामने से आ जाता है। अच्छा, अब ये उस वही चीज़ है जिसका कि हम कह रहे हैं कि सब्सिडीज़ हैं, आप पैसा देते हैं, अगर आप भले गरीबों का पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई बजटेड अमाउंट होना चाहिए था ना। आपने पैसा लिया किसी और काम के लिए, दे आपने इन चीज़ों में दिया जो कि आपको सियासी तौर पर, तो सबसे पहला काम तो ये है जहाँ पे कि आपको रुकना है। दूसरी बात, जहां पर सियासत है, जब टेक्नोक्रेट्स हैं वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनको सियासत जो है वो आड़े आ रही है सामने। वो सियासत उस तरीके से उनको वो काम नहीं करने दे रही कि जो करना चाहिए था। दूसरी बात, आईएमएफ जब आपको पैसे देता है तो वो इसलिए देता है, और ये खास तौर पे आजकल पिछले चंद कुछ अरसों से आईएमएफ सेंसिटिव है इस बारे में कि हमसे पैसे लेकर $7 अरब आप अपने चीन के जो कर्ज हैं उनको उतारते हैं, क्योंकि हमें $25 अरब पाकिस्तान को सालाना पे आउट करना है जो हमारा कर्ज है हम पे, और हम अभी तक सिर्फ 18 और 19 अरब डॉलर कर चुके हैं। अभी तक भी 5-6 अरब डॉलर का बहुत बड़ा गैप है जो कि हम नहीं कर पाए। और उनकी एक, जब हम अंडर राइटिंग करके देते हैं, साइन करके देते हैं, तो कहते हैं हम चीन के साथ बात करेंगे, हम यूएई के साथ बात करेंगे। जब आपने चीन के साथ बात की तो चीन आपसे कहता है कि ठीक है, मैं कर भी दूं, अगर आपको 3 साल के लिए, 2 साल के लिए इसको साइन कर दूं कि ठीक है आप रोल ओवर कर दें, तो 3 साल के बाद आपके पास क्या प्लान है मेरे पैसे वापस करने का। वो प्लान चूंकि आप देते नहीं है, इसलिए चीन आपको रोल ओवर करता नहीं है, इसलिए ये गैप रह जाता है। इस गैप को फिर जब आईएमएफ देखता है कि ये पाकिस्तान नहीं कर पाया अपने वादे के मुताबिक, वो भागता आता है कि हमारा पैसा $7 अरब, चाहे भी 1.5 मिले, जितना मिले, तुम सबका सब चीन को देने के लिए तैयार बैठे हो। वो चीन को पैसा अपना नहीं, मगरबी ममालिक देना चाहते। तो ये बड़ी वजह। तीसरी बात, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर कर सकते हैं, इंपोर्ट्स कम करके, और कहते हैं कि हमने इंपोर्ट कम कर दी, उससे ग्रोथ भी कम होती है, उससे आपकी जो पे रेवेन्यू है वो भी कम हो जाता है। तो ये सब का सब एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसमें पूरे का पूरा निज़ाम और वो कुव्वत और वो सियासी फैसले जो करने चाहिए ये हुकूमत नहीं कर पाती, क्योंकि फिर वो जिसे कहते हैं कि वो अनफेवरेबल हो जाते हैं सियासी तौर पर, वो सियासी तौर मफाद को सर्व नहीं करते। तो ये वजह है कि हम इस जगह बैठे हैं और वो फैसले जो करने चाहिए ये हुकूमत नहीं कर पा रही। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, मिनी बजट का दबाव हो रहा है, आ रहे हंगामी तौर पर, वहाँ से टीम आ रही है कि जो टाइम पर होना है उससे पहले चेक करने आ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं सही है या गलत है। मजीद टैक्सेस हैं, आवाम पर ही बोझ डाला जाएगा, खुद को नहीं दुरुस्त किया जाएगा। ट्रंप की कामयाबी का पहला स्टेप फॉर पाकिस्तान। मैं मानता हूँ अपने दोस्तों की बातों को कि रोल ओवर जो पैसे करने हैं प्लान बना के दो 3 साल का, और इन दुकानदारों से पैसे लो, क्या हो जाएगा। और अगर तुम दुकानदारों से पैसे नहीं लोगे तो फिर आईएमएफ पैसे नहीं देगा, वो पैसे नहीं देगा। चाइना कहेगा या दुबई कहेगा मेरे पैसे वापस करो, आप उनके पैसे भी वापस नहीं कर पाओगे। तो क्यों रियायत कर रहे हो। मैं तो आज जैगम की बात सुन के बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैं जितना जैगम ने अमाउंट बताया, ये अमाउंट तो मैं क्या इस पर क्या तबसरा करूँ, क्या होगा, क्या क्यों नहीं ले पाई, होगा क्या, क्यों नहीं चाहिए। देखें जहाँ तक है इम्पोर्ट वो हम कम करते हैं तो उसकी और कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, वो हम कर नहीं पा रहे। लेकिन एक जो ये जो फिगर दिया है जैगम ने दुकानदारों के बारे में, भाई इससे आधा ही ले लो, लेकिन उतना तो ना लो कि जो मजाक हो। अब यहाँ पे मसला आता है गवर्नेंस का, और दूसरा है कि एक सूबा अगर पैसे अपने जो हैं वो उन स्कीमों में लगा रहा है जिन स्कीमों में लगाने का पॉलिटिकल फ़ायदा तो शायद उसको हो, लेकिन वो एक ऐसे खसारे का आगाज़ कर रहा है कि 3 सूबों के मुकाबले में वो ज़्यादा गलती कर रहा है इक़्तिसादी तौर पे। उसको सोचना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सही बात है। अब 2 बातों पर मैं इस बात को एंड करता हूँ। नंबर 1, दुकानदारों से, ताजिर पेशा लोगों से लाजमी टैक्स लो। एग्रीकल्चर टैक्स का बिल्कुल क्या हो जाएगा यार, दुकानें बंद हो जाएंगी हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, लेकिन मेरा मुल्क तो बच जाएगा। वरना पैसा मैं कहाँ से लाऊं यार, उधर से मैं लाता हूँ और चाइना कहता है मुझे पैसे वापस करो मेरे। और इसमें बदनामी हम करना, मामला ये बदनामी की तरफ चला जाएगा। चाइना को हम एक बुरा आदमी समझना शुरू कर देंगे, एक बुरा मुल्क समझना शुरू कर देंगे,
और उसके मुखालफिन जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सर आसान सा हल है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगा दो, जो टैक्स दे रहा है ले लो, जिसके पास जो बिल जा रहा है उस बिल में इजाफा कर दो और बहुत सारे फिक्स टैक्स बीच में डाल दो, 1500-1700 किस्मों के। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ टैक्स हल एक ही है इस हुकूमत के पास, बल्कि सब हुकूमतों के पास यही हाल है। बाबा मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये गलत हो रहा है। देखें, ये एक जो कैंपेन शुरू हो रही है ना कि एक मुल्क अपने पैसे वापस मांग रहा है तो वो पैसे वापस मांगेगा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है हमारी जो हैसियत है वो पैसे देने की नहीं है। तो फिर होगा क्या, हम समझेंगे तमाम खराबियों की जड़ वो है। इसको भी हमें चेक करना होगा। ये पॉपुलर पॉलिटिक्स जो हम करना चाहते हैं इसको बंद करके हमको संजीदा सियासत करनी होगी और रिकवरी करनी होगी। जो और उसने कहा है वज़ीर ने कि वो हमारे से टैक्स ज़्यादा लेगा और हमारे पास देने को है क्या तो तुम्हें और दे देंगे। दैट इज़ द रीज़न। सर हुकूमतें और इदारे अकाउंटेबल क्यों नहीं होते? जिस तरह भी बात हुई, पंजाब गवर्नमेंट क्यों इस तरह की स्कीमें शुरू कर रही है? मैंने तो कहा है कि उनको सोचना चाहिए। एफबीआई ने जहां से टैक्स कलेक्ट करना है, तमाम तबका फिक्र पर एक जैसी अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। आई एग्री, मैं तो इस पे इत्तेफाक करता हूँ कि मैं तो पहले भी दुकानदारों के बारे में यही बात करता रहा हूँ, तो उस पर कुछ दोस्तों, दुकानदार ना भी हो जो भी कोई है, दुकानदार से मुराद मेरा ये नहीं है कि ये जो कुछ छोटा सा दुकानदार बैठा हुआ किसी गली या मोहल्ले में, मतलब जो ताजर पेशा हैं जिनके पास इकॉनमी असल में वो कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात कहते कहते रह गए अपना गज़नवी साहब, एलिटिस्ट जो हैं यहाँ का शराफिया जो है, जो हर चीज़ पे छाया हुआ है, उसका पैसा उससे लेना पड़ेगा। जी शहजाद साहब। आयशा देखें, जब हम टैक्स लगाएंगे ना, और डायरेक्ट टैक्स तो अब जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने कहा गुंजाइश बहुत कम रहेगी, चलें जो हैं उनको भी लगा दें। उसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि आपने रेवेन्यू जमा करना है, जब आप दुकानदारों से नहीं ले पा रहे, बाकी लोगों से नहीं ले पा रहे, बिजली घरों को भी पैसे देने हैं, सबको देने हैं, उनके साथ भी मामला तय नहीं हो रहे, तो महंगाई की वो एक लहर आएगी कि शायद हम पिछले 3 साल वाली या 2 साल वाली महंगाई भूल जाएंगे। उस वक्त सियासी मामलात और सियासी हुकूमतें और सियासी निज़ाम गैर मुस्तहकम होकर रह जाएगा। आप फिर उस वक्त ढूंढेंगे कि अच्छा किसने इसको गैर मुस्तहकम किया। ये वजह है जो हम आज बातें कर रहे हैं, ये गैर मुस्तहकम करेंगी उस सियासी निज़ाम को। तो उसको अगर बचाना है, इस निज़ाम को आगे लेके चलना है, उसके लिए फिर आज फैसले सही करने पड़ेंगे और मुआशी फील्ड के अंदर फैसले करने पड़ेंगे ताकि सियासत मुस्तहकम रह सके। ठीक हो गया जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।